तो सेवा श्रेणी में एक फ़ायदा ये होता है कि पदोन्नति जो होती है वो बहुत ही समय पर शक्तियाँ भी हैं और डेपुटेशन का भी एक चैनल है। नमस्कार साथियों, शिक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और हमारे मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी प्रतियोगी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आपने जिस तरीके से मुख्य परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए जो है साक्षात्कार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उसी प्रकार से आप आने वाले इंटरव्यू में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपना चयन लेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। साथियों, आज की जो विशेष चर्चा होगी वो प्रेफरेंस भरने को लेकर की होगी। आप देखेंगे कि राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए 242 पद विज्ञापित किए गए थे। और जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है, और मुझे लगता है कि जो एक प्रतियोगी के लिए जब वो इंटरव्यू में शामिल होता है सिविल सेवा के परीक्षा में, तो सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो पदों का प्रेफरेंस भरना होता है। क्योंकि अपने अभिरुचि के अनुरूप पदों का चयन करना और उसके हिसाब से वरीयता भरना ये बड़ी मुश्किल का काम होता है, और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक समझ और जानकारी होनी चाहिए। तो आज की चर्चा इसी पे आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि पहले मैंने बताया कि राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए 242 पद विज्ञापित किए गए थे, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी, खाद्य अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला पंजीयक, राज्य कर सहायक आयुक्त जैसे क्लास 2 पद शामिल हैं। इसके साथ साथ विभिन्न विभागों के क्लास 3 पद भी शामिल हैं। तो आगे हम जो है पदों के बारे में श्रेणीवार जो है जानकारी आपको देंगे, ताकि आप उनके कार्य के बारे में बताएंगे, उनकी विविधता के बारे में बताएंगे, ताकि आप अपने अभिरुचि के अनुरूप जो है पदों को भर सकें। तो सबसे पहली चीज़ आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन में जो पहले नंबर पे पद होता है वो सामान्य प्रशासन विभाग का डिप्टी कलेक्टर यानी उप जिलाध्यक्ष का पद होता है, और इसके लिए कुल 8 पद विज्ञापित किए गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सेकेंड क्लास लेवल 12 56,100 इसका बेसिक जो पे लेवल है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए पूरे सिविल सेवा के परीक्षा में देखेंगे तो जो सबसे ल्यूक्रेटिव जो पद होता है, जो सभी लोग जानते हैं, वो डिप्टी कलेक्टर होता है। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी देखें तो काफ़ी डाइवर्सिटी, काफ़ी विविधता वाला पद है, काफ़ी संभावनाएं हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि पहले प्रेफरेंस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पहली वरीयता भरनी होंगी तो निश्चित रूप से डिप्टी कलेक्टर आपको भरना होगा। आगे मैं डिटेल्स वाइज सब चीज़ बताऊंगा इसमें। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें पहला पद है वो डिप्टी कलेक्टर, जिसे राज्य सिविल सेवा, अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में इसको पीसीएस बोला जाता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, है ना। यहाँ पे राज्य सिविल सेवा, स्टेट सिविल सर्विसेज कहा जाता है या डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है। और देखेंगे तो प्रशासनिक पद में जो सबसे जो कहा जाता है कि डिप्टी कलेक्टर यानी सिविल सेवा का एक पद होता है, जिसमें अगर आपको देखा जाए तो कलेक्टर के कार्यों को कम करने के लिए जो है डिप्टी कलेक्टर होते हैं, और इनको बहुत सारी शक्तियां दी जाती हैं। जैसे अगर फील्ड में ये काम कर रहे हैं तो एज एसडीएम के रूप में इनको न्यायालयीन शक्तियां दी जाती हैं, है ना। और यदि कलेक्टर के जो भी अन्य जो डेलीगेशन वाले कार्य होते हैं, जो कलेक्टर द्वारा डेलीगेट किए जाते हैं, उन कामों को करने के लिए भी डिप्टी कलेक्टर होते हैं। तो पहली बात तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेतनमान लेवल 12 का पद है, और पद श्रेणी जो है द्वितीय श्रेणी का पद है, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित, ठीक है। दूसरी बात कार्य, तो देखिए कार्य, इसके कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो पहला जो कार्य होता है, अगर जैसे आप एज ए डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन करते हैं, अगर आपके पास कुछ समय बाद अनुभव हो जाते हैं और तो आपको अगर मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ मिल जाती हैं तो आप
आपको सब डिवीज़न में एसडीएम बनाया जाता है। और यदि आप जिला मुख्यालय में काम करते हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम करते हैं। और डिप्टी कलेक्टर के रूप में बहुत सारे कार्य होते हैं, विभिन्न विभागों से समन्वय करना। कई ऐसे होते हैं कि कुछ विभाग होते हैं, अवशिष्ट विभाग होते हैं, उनकी भी उन पे नियंत्रण रखना, उन पे समन्वय करना, और अन्य जो भी कलेक्टर द्वारा दिए गए दायित्व हैं उनको निभाना डिप्टी कलेक्टर का काम होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो विशेष बात ये है कि संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो आईएएस बनने की जो पर्याप्त संभावनाएं हैं इसमें आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे, चूँकि आईएएस के कैडर जो है पूरी तरह के फिल नहीं होते हैं, तो इनके प्रमोशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप देखेंगे कि डिप्टी कलेक्टर कुछ समय के बाद, यानी 5-6 साल 7 साल से सेवा देने के बाद बहुत सारे ऐसे जो जॉइंट कलेक्टर के लेवल में आ जाते हैं, और जैसे नगर निगम आयुक्त हुआ, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तो ऐसे महत्वपूर्ण पदों को भी वो सुशोभित करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो काफ़ी संभावनाएं हैं और काफ़ी संभावना वाला ये पद है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो राज्य वित्त सेवा का पद है। अब देखिए, ये भी सेकंड क्लास का पद है, द्वितीय श्रेणी का पद है, राजपत्रित श्रेणी का पद है ये। और कार्य की बात करें तो जितने भी वित्तीय मामले होते हैं, जैसे अगर आप जिले में हैं तो एज ए ट्रेजरी अफसर के रूप में काम करते हैं, और लगभग सभी विभागों में जो लेखा और वित्त के संबंधी जो मामले होते हैं उनमें भी अकाउंट अफसर का एक पद होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो चिकित्सा महाविद्यालय हों, चाहे अन्य संस्थाएं हों, सब में अकाउंट ऑफिसर के पद होते हैं विभिन्न विभागों में, जो वित्तीय और लेखांकन का दायित्व निभाते हैं। तो इसमें यदि देखेंगे तो जो है ये भी प्रमोशन की काफ़ी संभावना है। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, पद जो होते हैं वो एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। जो एक होता है सेवा श्रेणी का पद होता है, और एक होता है सामान्य। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो 4 पद हैं वो सेवा श्रेणी में आते हैं। एक तो राज्य सिविल सेवा, दूसरा राज्य पुलिस सेवा, तीसरा राज्य वित्त सेवा या लेखा सेवा, और चौथा राज्य वन सेवा। किसी पद के आगे सेवा जोड़ने से फायदा ये होता है कि इनका प्रत्येक जो 5 साल में इनकी जो पदोन्नति हो जाती है समय पर, लेकिन बाकी जो सामान्य पद होते हैं उसमें पदोन्नति का जो आधार होता है वो पद की रिक्तता होती है। यदि पद है तो पदोन्नति होगी, नहीं तो आपको इंक्रीमेंट या समयमान वेतन मिलेगा। पद अगर नहीं है तो पदोन्नति नहीं होगा। इसमें इस श्रेणी के पदों में, सेवा श्रेणी के पदों में क्या होता है कि पदोन्नति आपको मिलती है हर 5 साल में। तो आपने देखा कि राज्य सिविल सेवा ने डिप्टी कलेक्टर, ये अगर 5 साल में जॉइंट कलेक्टर बनते हैं, फिर 5 साल में एडिशनल कलेक्टर बनते हैं। उसी प्रकार से वित्त सेवा भी एक सेवा श्रेणी का पद है। यदि आप इसमें पहला जो रिक्रूटमेंट होता है, मान लीजिए सहायक संचालक, यदि इसमें आप बनते हैं तो राज्य वित्त सेवा के अधिकारी कहलाएंगे। आप इसमें दूसरे 5 साल में आप क्या बनेंगे, डिप्टी डायरेक्टर, अगले 5 साल में ज्वाइंट डायरेक्टर। इस तरीके से जो है हर एक 5 साल में आपकी पदोन्नति होगी। तो सेवा श्रेणी में एक फ़ायदा ये होता है कि पदोन्नति जो होती है वो बहुत ही समय पर होती है, और प्रमोशन जो चैनल होता है बहुत स्मूथ होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। मैं सारी चीज़ें डिटेल बता रहा हूँ, आप अपने अभिरुचि के हिसाब से पदों को देखेंगे, उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस तय करेंगे। संभावनाएं मैंने बताया, कार्य मैंने बताया कि वित्तीय और लेखांकन के जो भी दायित्व होते हैं, एक तरह से यदि आप देखेंगे तो कई लोगों के लिए ज़्यादा मतलब फील्ड का, जिन्हें पद पसंद नहीं है, जिनको ऐसा है कि परिवार को समय देना है और एक समयबद्ध जो है जॉब करना है, उनके लिए काफ़ी अच्छा पद है। अगर 10 से 5 आपको जॉब करना है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बढ़िया पद है। तो ये चीज़ें
चौथा इसमें आप देखेंगे तो जिला सहायक संचालक खाद्य अधिकारी, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होती है उसकी पूरी जो कंट्रोलिंग होता है, उसका नियंत्रणकर्ता जो अधिकारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर होता है, कि सभी जो आपूर्ति सुनिश्चित करना, जितने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, जैसे चाहे वो जितने भी खाद्य सामग्री हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना, और जो भी खाद्य विभाग से संबंधित योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करना, ये सारी चीज़ें किसकी जिम्मेदारी होती हैं? मतलब खाद्य अधिकारी या सहायक संचालक की। तो इसमें भी आप देखेंगे सहायक संचालक खाद्य, यदि ये जिले में होते हैं तो इनको डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर कहा जाता है ना। अगर इनको डीडीओ मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर, और इनका प्रमोशन चैनल, उसके बाद उप संचालक, उसके बाद संयुक्त संचालक, ठीक, इस तरीके से इनका प्रमोशन चैनल है। तो काफ़ी ये भी संभावनाओं वाला पद है, जिनके मतलब अगर आप किसी के जीवन में अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी भी अगर आप सेंसिटिव हैं, किसी के जीवन में कुछ योजनाओं से लाभान्वित करना चाहते हैं, तो इस अगर ऐसा अभिरुचि रखते हैं तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा पद है। तो कहने का मतलब होता है कि खाद्य सामग्री उनका एक तरह से हितग्राहियों को वितरण सुनिश्चित करना, और खाद्य विभाग की जो भी योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना, इन सारे जो है जिम्मेदारी होती है वो सहायक संचालक यानी डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर की होती है। तो ये भी देखा जाए तो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित है, ठीक है। अब आते हैं जिला आबकारी अधिकारी। तो इसके लिए कुल 11 पद विज्ञापित किए गए हैं। वेतनमान ये भी लेवल 12 है, 56,100। पद श्रेणी देखेंगे तो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित, ठीक है। प्रमोशन में आप देखेंगे तो जिला आबकारी अधिकारी जो होता है डीईओ, खासतौर पे अगर आप डीईओ ज्वाइन करते हैं तो छोटे जिलों में डीईओ के रूप में, और कुछ इसके बाद अगर कुछ समय के बाद 4-5 साल बाद आप इसमें प्रमोशन अच्छा है तो आप बनते हैं एसी, सहायक आयुक्त आबकारी, खासतौर पर बड़ी जिलों में होते हैं, है ना। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, इस तरीके से इसका प्रमोशन चैनल है। आप देखेंगे आबकारी जितने भी लिकर है ना, और आबकारी एक्ट के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना का जो कार्य होता है वो जिला आबकारी अधिकारी करता है ना। शराब संबंधी मामले, है ना, ठीक है। तो ये भी काफ़ी संभावनाओं वाला पद है, प्रमोशन अच्छा है, और अच्छा मतलब कहना चाहिए कि कार्य अगर देखेंगे तो काफ़ी इनका अच्छा है। तो ये जो है आप प्रेफरेंस में भी भर सकते हैं अपने अभिरुचि के हिसाब से। उसके बाद सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास। तो इसमें आप देखेंगे सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास, तो एडी बोलते हैं, है ना, और यही जो है प्रमोट होकर के बाद में डीपीओ बनते हैं। हालांकि कुछ जिलों में तो 1-2 साल के 3 साल के प्रोबेशन के बाद अगर जिला मिल जाता है तो भी आप डीपीओ कहलाते हैं। तो जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, ठीक है। डीपीओ जिला कार्यक्रम अधिकारी कहलाता है अगर वो डिस्ट्रिक्ट हेड है तो, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो जितने भी कहना चाहिए कि जो महिलाओं के उत्थान से जितने भी चीज़ें होती हैं, महिलाएं, बच्चों का पोषण सुनिश्चित करना, महिलाओं का पोषण सुनिश्चित करना, आंगनबाड़ी की देखरेख करना,
तो अपने जो है अमले के माध्यम से। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं, ओवरऑल जो भी जो है पोषण से संबंधित जो दायित्व हैं, उन सबको सुनिश्चित करने का दायित्व जो होता है वो जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी का होता है। और ये भी जो है देखा जाए तो एक तरह से डेवलपमेंट से रिलेटेड पोस्ट है। अगर यदि आप ऐसी किसी व्यवस्था से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप कुछ काम करके लोगों का भला कर पाएँ, तो उस लिहाज से ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। हालांकि अगर देखा जाए व्यवहारिक जो चीज़ है कि थोड़ा सा इसमें जो प्रमोशन जो चैनल है वो काफ़ी स्लो है, जैसा कि अभी देखा जा रहा है। तो उस हिसाब से के वरीयता जब आप भरेंगे तो इन चीज़ों को भी ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, ये भी जो है पद श्रेणी द्वितीय श्रेणी का पद है, राजपत्रित है। ठीक है, कार्य जैसे मैंने बताया है ना, महिला और बाल विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, स्कीम हैं, उनका क्रियान्वयन करना, पोषण सुनिश्चित करना। ठीक है, और प्रमोशन मैंने बताया, इसमें भी सहायक संचालक, फिर ये उप संचालक, यानी इसी को हम बोलते हैं डीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जो जिले के प्रमुख होते हैं महिला बाल विकास विभाग के। ठीक है, इसके बाद आगे के जो प्रमोशन चैनल होते हैं, संयुक्त संचालक, ठीक है, इस तरीके से आगे के पद होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जिला पंजीयक वाणिज्यिक कर। तो इसमें आप देखेंगे कि एक पद है और काफ़ी अच्छा पद है। पंजीयन से संबंधित जो ज़मीन के पंजीयन, भूमि पंजीयन होते हैं, उनका जो दायित्व होता है। और यदि आप देखेंगे तो कोई फील्ड का पद नहीं है, ऑफिस में का ही पद है। और एक तरह से आप 11 से लेकर के आपको 5 तक अपने जो भी जिम्मेदारियां होती हैं वो निभानी होती हैं। और काफ़ी एक तरह से देखा जाए कि अगर शांति अगर जीवन में चाहिए और सुकून चाहिए और सब कुछ, तो उस हिसाब से, उस लिहाज से एक अच्छा पद है, ज़्यादा कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है। तो उस हिसाब से यदि इस टाइप के अगर अभिरुचि रखते हैं कि आपको जीवन में बहुत ज़्यादा फील्ड में डाइवर्सिटी से मतलब नहीं, ज़्यादा विविधता से मतलब नहीं है ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप जिला पंजीयक का पद का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिला पंजीयक में यदि देखेंगे तो प्रमोशन की हम बात करें तो इसमें जिला पंजीयक के बाद जो होता है दूसरा जो प्रमोशन होता है वो होता है वरिष्ठ जिला पंजीयक। वरिष्ठ जिला पंजीयक के बाद होता है डीआईजी पंजीयन, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पंजीयन। ठीक है, डीआईजी तक ही है, उसके बाद अलग कैडर का इसमें हो जाता है। तो इस तरीके से इसका प्रमोशन है। उसके बाद आप देखेंगे तो कार्य मतलब जमीन का पंजीयन करना जिले में। पद श्रेणी की बात करें तो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित, ठीक है। अगला है राज्य कर सहायक आयुक्त, जीएसटी। पहले इसे सीटीओ बोला जाता था, बाद में इसे सहायक आयुक्त नाम दे दिया गया। तो ये भी काफ़ी अच्छा पद है, बहुत इंटरफेरेंस नहीं होता है, आपको अपने सेगमेंट के काम करने होते हैं। जो कर का संग्रहण होता है, वाणिज्यिक करों का संग्रहण या उससे संबंधित जो है उस एक्ट के अंतर्गत जो है कार्यवाही करना है ना। तो इस तरीके के काम होते हैं। इसमें भी प्रमोशन जो है काफ़ी अच्छा है। एसी के बाद जो है असिस्टेंट कमिश्नर, जीएसटी के बाद डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर। इस तरीके से संभावनाएं, यदि आप थोड़ा सा टैक्सेशन, कर संग्रहण और अन्य चीज़ों में थोड़ा सा रुचि रखते हैं तो, और एजुकेशन में, इस मामले में, तो आपके लिए एक अच्छा पद हो सकता है। और पद श्रेणी की बात करें तो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित, ठीक है। तो ये हो गया राज्य कर सहायक। दूसरा इधर देखेंगे तो जो 9वें क्रम पे है अधीक्षक जिला जेल। इसमें भी आप देखेंगे तो कुल 6 पद हैं, ठीक है। लेवल 12 का पद है, ठीक है।
पद श्रेणी की बात करें तो ये भी सेकंड क्लास पद है, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित। ठीक है। अधीक्षक जिला जेल, मतलब जेल की एक तरह से आप जैसे जिले में एसपी होता है वैसे ही जिले में के जो जेल होते हैं उसका जो प्रमुख होता है जिला जेल अधीक्षक होता है। तो एक तरह से आप ये बोलो कि जैसे कानून व्यवस्था में या पुलिस के व्यवस्था में एसपी का कंट्रोल होता है, उसी तरीके से जेल का जो सुप्रीम कंट्रोल होता है वो जिले में जिला जेल अधीक्षक के पास होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और शांत पद है। हाँ, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि इसके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, आपको जेल के पास जो प्रेमाइसेस दिए जाते हैं वहाँ रहना है। तो कुछ इसके अपने बाध्यताएं होती हैं, अगर उन बाध्यताओं को स्वीकार करते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा पद होता है ना। जेल मैनुअल के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं उनको संपादित करना, उनको एग्जीक्यूट करना, ये सब जिला जेल अधीक्षक के होते हैं। ठीक है। प्रमोशन की बात करें तो एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट इसमें भी थोड़ा सा प्रमोशन जो है इसमें स्लो है। जिला जेल अधीक्षक के बाद जो कैडर इसमें है वो है डीआईजी जेल। ठीक है। तो यहाँ तक है जहाँ तक कैडर जो जेल में बना है। तो इस वजह से मतलब थोड़ा सा इसमें जो प्रमोशन है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय से जिला जेल अधीक्षक हैं और वो इसी पद पे अभी तक बने हुए हैं। बट देखा जाए तो एक ज़िले में काफ़ी संभावनाएं हैं। आपको मतलब एक वैसी ही फीलिंग आती है जैसे आप एक ज़िले के एसपी हैं। जो भी सुविधाएं मिलती हैं, अमूलमेंट होते हैं, सब कुछ एक तरह से तय मानकों के अनुरूप आपको मिलता है इसमें। ठीक है। दूसरा है सहायक संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग। तो आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जितनी भी योजनाएं होती हैं, चाहे वो छात्रावास संचालन हो, चाहे विवाह प्रोत्साहन, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हो, अन्य जो भी आदिम जाति कल्याण विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको जो है क्रियान्वित करना। ठीक है। ये सारे कार्य जो है सहायक संचालक जो है आदिम जाति कल्याण विभाग देखता है। और इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं, इसमें भी जो प्रमोशन है वो काफ़ी है ना, प्रमोशन जो है अच्छा है इसमें। आप देखेंगे तो जो एडी ट्राइबल आप बोलते हैं, एडी ट्राइबल, आप सहायक संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग यानी एडी ट्राइबल के रूप में आप ज्वाइन करेंगे। और कुछ समय के बाद आपको यदि जिले का प्रमुख बनाया जाएगा तो आप क्या कहलाएंगे, एसी ट्राइबल। ठीक, एसी ट्राइबल। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि चूँकि फील्ड में काफ़ी पद खाली हैं तो यहाँ पे प्रमोशन भी अच्छा है। और जो भी सहायक संचालक स्तर से ज्वाइन कर रहे हैं तो साल 2 साल 3 साल के भीतर में अगर उनको कार्य अनुभव हो जाता है तो जिले की भी जिम्मेदारियाँ दे दी जा रही हैं। और काफ़ी विविधता है इस पद में। आपको बहुत सारे चीज़ें मतलब इस क्षेत्र में, इस विभाग में कार्य करते हुए आपको लगेगा एक प्रशासनिक और एक तरह से जैसे विकास कार्यों को संपादित करने वाला प्रमुख अधिकारी का जैसा अनुभव होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा पद है। अन्य मामलों में भी प्रमोशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा है। एडी ट्राइबल, उसके बाद जब प्रमोशन होगा तो आप एसी असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल कहलाएंगे। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, इसके बाद आगे जो भी है जॉइंट कमिश्नर। ठीक है। कार्य के बारे में मैंने बताया, पहले ही बताया कि जितने भी आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करना, इसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति से अलग अलग छात्रावास हैं, क्रीड़ा परिसर हैं, इनका संचालन करना है ना। और पद श्रेणी की बात करें तो ये भी द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद है। ठीक है। अब आते हैं हम सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग। 14 पद हैं, यानी काफ़ी पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपने आप में ये भी एक डाइवर्सिटी वाला पद है। बहुत लोग शायद
इस पद के बारे में नहीं जानते हैं तो वरीयता भरने में उनको दिक्कत होती है। देखिए, पद की संख्या सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास 2 में सेकेंड क्लास में कुल टोटल 14 पद हैं, यानी काफ़ी अच्छे संख्या में पद आए हैं। और आप देखेंगे जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं उनका पंजीयन सुनिश्चित करना, उनका पंजीयन संबंधी दायित्व, उनकी कंट्रोलिंग, उन पे जो भी नियामकी शक्तियाँ होती हैं वो ARCS को मिलती हैं। इनको ARCS बोला जाता है ज़िले में, ARCS असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। वर्तमान में इनका पद नाम बदल दिया गया है नोटिफिकेशन के द्वारा। अब इन्हें क्या बोला जाता है? सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर, सहायक आयुक्त सहकारिता। ठीक है, सहायक आयुक्त सहकारिता। जो विशेष बात है इस पद के बारे में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जितने भी जिले के आपके, अगर आप ARCS के रूप में पदस्थ रहेंगे या सहायक आयुक्त सहकारिता, तो जिले की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मैनेजमेंट, चाहे वो पंजीयन का मामला हो, चाहे रेगुलेशन का मामला हो, चाहे उस पर न्यायालयीन शक्तियाँ हों, सब कुछ जो है इसको सहकारिता मतलब ARCS को मिलती हैं। सबसे जो विशेष बात है कि इसको कोऑपरेटिव मामले में न्यायालयीन शक्तियाँ मिली हुई हैं। किसके अंतर्गत? कोऑपरेटिव एक्ट के तहत। कोऑपरेटिव एक्ट के तहत इनको न्यायालयीन, सिविल न्यायालय की शक्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, ऐसे मामलों का वो निस्तारण भी करता है। देखेंगे तो सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति की भी संभावनाएं हैं। ARCS यदि आप बनते हैं तो आप जितने भी शुगर कारखाने होते हैं, आपने शक्कर कारखाने सुना होगा, तो शक्कर कारखाने में जो MD का पोस्ट होता है वो ARCS ही संभालते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आप जितने भी कोऑपरेटिव बैंक में और जो भी ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं, उसमें कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल वगैरह, उनमें भी ये प्रतिनियुक्ति के माध्यम से जाते हैं। तो ये देखा जाए तो ये भी अच्छी एक संभावनाओं वाला पद है। और द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद है। ठीक है, प्रमोशन की बात करें तो AC, जैसा मैंने बताया, AC असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव सोसाइटी या ARCS, अभी इसको AC बोलते हैं। AC के बाद डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर। इस तरीके से इसका प्रमोशन चैनल है। कोऑपरेटिव जितने भी सोसाइटी हैं उनका मैनेजमेंट। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके से इसके कार्य हैं। जिला सेनानी, इसमें भी काफ़ी संख्या में पद हैं। ये भी लेवल 12 56,100 और सेकंड द्वितीय श्रेणी के पद हैं। ठीक है, तो जिला सेनानी बेसिकली जो है एक तरह से ये इन्हें जिला अग्निशमन अधिकारी भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर, आप देखते हैं कहीं कोई दुर्घटना होती है, आगजनी की घटनाएं होती हैं, या एक तरह से अन्य जो है जल जनित आपदा होती है, इन सब का जो नियंत्रण अधिकारी होता है वो जिला सेनानी होता है। कहीं बारिश के मौसम में देखने की अगर नदी के बहाव में कोई डूब जाता है, उनको रेस्क्यू करने का काम इनकी SDRF की टीमें होती हैं, सब इनके कंट्रोलिंग में होता है। इनके अपने नगर सेना के होते हैं जो विभिन्न जो है राजस्व अधिकारियों के जो कार्यालयों में संलग्न होते हैं, तो SDM के साथ और अन्य जो है, तो एक तरह से ये जो भी नगर सेना के जवान होते हैं वो भी उनके बेसिकली ये अधिकारी होते हैं जिला सेनानी। तो और इनकी SDRF की टीमें होती हैं, इनकी फायर की टीमें होती हैं जो अग्निजनित दुर्घटना को नियंत्रित करती हैं। इसके अलावा जो है कोई अगर बाढ़ अन्य चीज़ों में अगर कोई आपदा है, उन चीज़ों की कंट्रोलिंग करना। तो इस तरीके से ये भी जो है इनका कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक है और काफ़ी चुनौती भरा हुआ है। और अगर देखा जाए तो ये भी अगर एक तरह से काफ़ी शांत पद है, हालांकि चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो है प्रशासनिक इंटरफेरेंस नहीं है। तो बहुत ज़्यादा यदि अगर कोई एक तरह से सुकून का पद चाहते हैं और जिसमें कार्य दायित्व भी हो और अपने
उस ऐसे व्यक्ति, इस टाइप के व्यक्ति जो है चयन कर सकते हैं ऐसे पद का। आगे देखेंगे तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये भी अगर देखा जाए CEO है ना। तो आदिम जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो एक्चुअली जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी जिसको पहले BDO कहा जाता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी विकास खंडों में जो मुख्य विकास अधिकारी होता है वो यानी विकास खंड यानी जनपद पंचायतों में का जो मुख्य विकास अधिकारी होता है, विकास के कामों को देखने वाला, वो क्या कहलाता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत। तो आप ये देखेंगे आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग, इसका मतलब ये है कि ये ट्राइबल CEO का पद है, यानी जो अनुसूचित क्षेत्र के जो विकास खंड हैं उनका जो दायित्व होगा वो ट्राइबल CEO निभाएगा। तो एक तरह से जो फील्ड में जो के ब्लॉकों के जो CEO होते हैं उसी तरीके से वही कार्य और दायित्व होंगे, बशर्ते ये इनका जो कार्य क्षेत्र रहेगा वो अनुसूचित क्षेत्र रहेगा। जितने भी मतलब अनुसूचित ब्लॉक हैं उसमें ये विकास कार्यों को देखेंगे। तो ये भी बहुत ही डाइवर्सिटी वाला पद है। आप देखेंगे कि जनपद पंचायत में जितने भी विकासमूलक कार्य होते हैं, पंचायत के जितने भी स्कीम होती हैं और जितने भी विकास के मूलक कार्य होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का जो मुख्य अधिकारी होता है वो कौन होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत। तो इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी कुछ जो है आप आम जनता के लिए इसमें कर सकते हैं। ठीक है, पद श्रेणी की बात करें तो ये भी द्वितीय श्रेणी राजपत्रित है, लेकिन लेवल लाइन है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। पहले अगर ग्रेड पे जब होता था तो इसको हम 4300 के ग्रेड पे में रखते थे, है ना। अभी तो लेवल लाइन में है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो DPO जिले में होता है और विकास खंड में जो भी जितनी भी परियोजनाएं होती हैं महिला और बाल विकास से संबंधित उनको एग्जीक्यूट करने का काम विकास खंड में किसका होता है, CDPO का होता है। ये भी उस लिहाज से बहुत ही ब्लॉक का एक तरह से महत्वपूर्ण जो है अधिकारी होता है। महिला बाल विकास दोनों ही जुड़ करके काफ़ी बड़ा स्कोप होता है में विकास से संबंधित कार्य करने का। तो इसमें भी कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा बेहतर करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। आप देखेंगे कि नई नई योजनाएं भी जुड़ रही हैं, महतारी वंदन योजना अब जुड़ चुकी है। तो उन चीज़ों को जो है ब्लॉक लेवल पे एग्जीक्यूट करने का काम, जो ग्रॉस रूट लेवल पे जो हितग्राही हैं उनको जो है उनको सुनिश्चित करना, उनको योजना का लाभ सुनिश्चित करने का जो काम होता है वो ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, पद श्रेणी के हिसाब से देखेंगे तो ये भी द्वितीय श्रेणी का पद है। ठीक है, राजपत्रित पद है। ठीक है, ठीक है। प्रमोशन आप देखेंगे तो CDPO जो है अगर प्रमोट होता है तो ये क्या बनेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक संचालक, या इसी को हम बोलेंगे DWCDO। ठीक है, DWCDO जिला महिला एवं बाल विकास। उसके बाद अगर प्रमोट होता तो DPO जिला कार्यक्रम अधिकारी, यानी ये डिप्टी डायरेक्टर रैंक का पद होता है। ठीक है, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, इसके लिए भी कुल 23 पद हैं, है ना। वेतनमान लेवल 9 है। ठीक है, प्रमोशन में भी इसमें भी काफ़ी अच्छी वो है चैनल। आप देखेंगे तो 700। ठीक है, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस ऑफिसर, सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस ऑफिसर यानी 700 बोलते हैं। 700 प्रमोट होकर के क्या बनेगा, AD। ठीक है, राज्य वित्त सेवा का अधिकारी। उसके बाद DD, उसके बाद JD, उसके बाद इस तरीके से इसके प्रमोशन के चैनल हैं और काफ़ी अच्छा प्रमोशन है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि इनका भी वही दायित्व होता है, एक तरह से जो अगर आप ज़िले में होते हैं तो सब ट्रेजरी अफसर कहलाते हैं और असिस्टेंट अकाउंट अफसर कहलाते हैं अन्य संस्थाओं में। तो एक तरह से जो लेखांकन का कार्य भी, वित्तीय मामलों को देख रेख, है ना, बिल बनाना, सैलरी जारी करना, ये सारे जो दायित्व होते हैं वो
इसके होते हैं लेखा अधिकारी या अकाउंट अफसर के काम होते हैं। तो ये भी देखेंगे। पद श्रेणी की बात करें तो ये तृतीय श्रेणी का पद है, क्लास 3 का पद है, ठीक है। नायब तहसीलदार आप देखेंगे, नायब तहसीलदार नोटिफिकेशन में इस पद के लिए एक शब्द होता है अधीनस्थ सिविल सेवा। तो अगर देखेंगे तो जैसे मैंने कहा डिप्टी कलेक्टर यदि आप बनते तो आप क्या कहलाएंगे, राज्य सिविल सेवा के अधिकारी। और उसके नीचे जो देखेंगे तो आप अधीनस्थ सिविल सेवा यानी नायब तहसीलदार, ठीक है। तो जो भी तहसील स्तर पे जो प्रशासनिक दायित्व होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम होता है नायब तहसीलदार। प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो इसको प्रशासनिक शक्तियां हैं, कानूनी शक्तियां मिली हुई हैं, मजिस्ट्रेट पावर मिले हुए हैं, तो तमाम प्रकार की शक्तियां मिली हुई। तो इस लिहाज से ये तहसील का एक जो है महत्वपूर्ण पद होता है। नायब तहसीलदार के बाद आप जो है तहसीलदार बनते हैं, है ना। पूरे एक तहसील लेवल पे जितने भी राजस्व संबंधी मामले होते हैं, कानून व्यवस्था संबंधी जो मामले होते हैं, तहसील के स्तर पे जो है विभिन्न विभागों का समन्वय, ये सारे जो दायित्व होते हैं वो किसका होता है, तहसीलदार का होता है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो जिस प्रकार से डिप्टी कलेक्टर जो है काफ़ी विविधता वाला पद है, उसी प्रकार से तहसील स्तर पर नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी काफ़ी विविधता वाला पद है। नायब तहसीलदार से आप प्रमोट होकर के तहसीलदार बनते हैं। तहसील के पूरे जितने भी रेवेन्यू से संबंधित अन्य सभी दायित्व जो है आप निभाते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये भी जो है प्रशासनिक तौर पे महत्वपूर्ण पद होता है। और इसलिए भी क्योंकि प्रमोशन चैनल के बाद आप यहाँ से डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, यानी जो लोगों का जो अंतिम जो ख्वाहिश होती है वहाँ तक यदि आप पहुँचना चाहते हैं, और यदि आप डायरेक्ट नहीं बन पाए हैं तो यहाँ से आपको एक संभावनाएँ और अवसर मिल जाती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। पद श्रेणी की बात करें तो तृतीय श्रेणी का पद है, ठीक है। तृतीय श्रेणी अराजपत्रित, हालांकि इन्हें अब राजपत्रित श्रेणी में लाया जा चुका है, तो अब अराजपत्रित कहना ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो तृतीय श्रेणी राजपत्रित और लेवल 8 जिसे हम पहले 4200 जीपी में यानी ग्रेड पे में रखते थे, ठीक है। अब है राजस्व कर निरीक्षक, इसके लिए भी है ना कोऑपरेटिव कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, इसके लिए कितने पद हैं, 34 पद हैं। पद श्रेणी की बात करें तो तृतीय श्रेणी का पद है ये, ठीक है। प्रमोशन भी देखेंगे तो CTI है ना, CTI, उसके बाद आपका ACTO, उसके बाद आपका असिस्टेंट कमिश्नर है ना, GST। तो इस तरीके से इसका जो है प्रमोशन चैनल है। तो ये भी जो प्रमोशन के लिहाज से देखा जाए तो प्रमोशन काफ़ी स्मूथ है, अच्छा इसमें संभावनाएं हैं। और कार्य जैसे मैंने पहले ही बताया कि जितने भी वाणिज्यिक यानी जो पंजीयन से संबंधित होते हैं, जो GST से संबंधित जो मामले होते हैं उनका नियंत्रण, और GST एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्यवाही होती है, चाहे नियामकी कार्रवाई हो, है ना, वो सारे कार्य का संपादन जो है फील्ड स्तर पे जो है अपने अपने इनका सर्कल बटा रहता है जैसे CTI के पास, तो उस सर्कल के अंतर्गत जो है ये अपने दायित्वों को निभाते हैं। और इसके बाद आता है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, या इनको हम बोलते हैं CEO यानी कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर। तो जिस प्रकार के मैंने पहले बताया कि ARCS पंजीयक है ना, सहायक पंजीयक या असिस्टेंट कमिश्नर पंजीयक, उसका जो फील्ड स्तर का पद होता है ब्लॉक लेवल पे, वो होता है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो भी ब्लॉक लेवल पे जो मैनेजमेंट होता है, उनका प्रबंधन का काम जो होता है वो कौन देखता है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर देखता है। तो ये भी एक तरह से ठीक पद है। प्रमोशन आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर CI या CEO, ठीक है। उसके बाद
आप देखेंगे तो ये क्लास 3 श्रेणी 2800 जीपी, ठीक है, 2800 ग्रेड पे यानी लेवल 7 का पद है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर आगे चल करके प्रमोशन पा करके एक प्रमोशन 2 प्रमोशन के बाद जो है ये ARCS बनते हैं, ARCS यानी AC, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इतने तो टोटल जो है आप देखेंगे तो लगभग 17 से पद हैं इसमें। अब ओवरऑल आपको पदों की जानकारी दिया गया है। इसके आधार पे आपको तय करना है कि किस प्रकार से हम प्रेफरेंस भरें। अब बात आता है कि भाई प्रेफरेंस जब आप भरेंगे, है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि सेकंड क्लास को आप पहले भरेंगे, उसके बाद फिर क्लास 3, उसके बाद जैसे ग्रेड पे। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी अभिरुचि, एटीट्यूड, उसकी कंपेटेबिलिटी चेक करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग चाह होती है। आप PSC परीक्षा क्यों देना चाहते हैं, एक व्यक्ति की चाह अलग है, दूसरा व्यक्ति की चाह अलग है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा, अतिरिक्त प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को बहुत पैसा चाहिए। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप इनमें से जो भी मैंने संक्षिप्त जानकारियाँ दी हैं, जो बहुत ही मतलब एक तरह से व्यवहारिक जानकारी हैं, जिनको मैंने फील्ड में अनुभव किया है, तो उसके आधार पे आप इसमें चयन कर सकते हैं। यदि आप जैसे कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ऐसा लगता है कि सुकून पसंद व्यक्ति होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस अपने निजी जीवन में नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा काम के बाद, मतलब जिस समय आप ऑफिस से जाते हैं, ऑफिस के बाद जो है हमें काम से ज़्यादा डिटैच होना है, अपने परिवार को समय देना है। कुछ लोगों की चाह रहती कि फील्ड में और ज़्यादा से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम करना। तो ये अलग अलग चीज़ें जो है लोगों की रुचियाँ होती हैं, उस आधार पे आप इसमें चयन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने बताया हुआ है ना, तो उस हिसाब से आप अपना चयन कर सकते हैं। बहरहाल वैसे अगर देखेंगे तो हर व्यक्ति जो है एस्पायरेंट को पहले नंबर पे तो वो उसको उप जलाध्यक्ष यानी डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट को भरना चाहिए। दूसरा जो चीज़ होता है, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किस पद को भरें। तो देखिए वित्त सेवा अधिकारी है, खाद्य अधिकारी है, कर सहायक आयुक्त है, जिला आबकारी अधिकारी है, अधीक्षक जिला जेल है, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास आदिम जाति कल्याण विभाग जो सहायक संचालक के हैं स्तर के पद हैं, और जिला पंजीयक हैं, सहायक पंजीयक हैं। तो ये सभी सेकंड क्लास के पद हैं और सभी इक्विवेलेंट पद हैं। आप अपनी जो है रुचि के हिसाब से इसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। आपकी रुचि किस में है, पूरी डिटेल मैंने जो है पद के बारे में, पद के कार्य क्या हैं, इनकी प्रमोशन चैनल क्या है, उस आधार पे मैंने सारी चीज़ें डिटेल बताई है। और उसको देखते हुए और बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही गंभीरता से आपको पद की वरीयता भरनी है। मैं हालांकि ये बताना उचित नहीं रहेगा कि आप किस तरीके से इसमें भरें, है ना, सबकी अपनी अपनी चाह अलग है ना। वैसे यदि देखेंगे तो अगर जो सबसे जो चीज़ें हैं, जो 1 नंबर पे, चूँकि DSP का पद है नहीं इसमें, तो इस बार तो पहले नंबर पे तो डिप्टी कलेक्टर है। और यदि दूसरे नंबर पे यदि आप अगर मुझे लगता है कि जैसे कुछ अगर महिलाएं हैं या जो इस तरीके से जॉब पसंद करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मतलब ताम झाम ना हो और साधारण तरीके से जो है शांत प्रिय तरीके से जो है नौकरी करें और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो, तो उस हिसाब से जो है वो सेकंड नंबर पे वित्त सेवा भर सकते हैं। लेकिन यदि आप बहुत ही डाइवर्सिटी के साथ काम करना चाहते हैं, चुनौतियां स्वीकार करना चाहते हैं, तो जो है मुझे लगता है कि आबकारी अधिकारी भी आप दूसरे पे भर सकते हैं, या AD ट्राइबल भी आप भर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो उस सेगमेंट में अगर देखेंगे तो अधीक्षक जिला जेल को भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने बताया कि जिला पंजीयक को भी दे सकते हैं तीसरे नंबर पे,
है ना। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। और सहायक पंजीयक भी एक अच्छा पद है। मैंने बताया कि न्यायालयीन शक्तियाँ भी हैं और डेपुटेशन का भी एक चैनल है, प्रमोशन भी अच्छा है, तो इसको भी आप इस तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, महिला एवं बाल विकास में भी कार्य के अवसर बहुत अच्छे हैं, तो इसको भी आप चौथे पे भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है एक प्रमोशन चैनल जो है इसमें स्लो है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर। और 5वें नंबर पे आप देख सकते हैं जो है जिला सेनानी या आप जो है कर सहायक आयुक्त, है ना। कर सहायक आयुक्त आपके उस पर है, यदि आप इसमें भी मैंने कहा कि काफ़ी अच्छा स्मूथ है और बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस नहीं है, तो इसको आप इसमें चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये तो खैर सेकंड क्लास के वो हैं। मैंने डिटेल अभिरुचियाँ बता दी हैं और इस तरीके से आप इसको बहुत ही सोच समझ करके भर सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, डिटेल बताया गया है, इसमें किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन की बात नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से। और क्लास 3 की मैं बात करूं तो क्लास 3 के जो पद हैं उसके बाद जो आता है सेकंड क्लास के बाद आप इसको भरें। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो देखिए आपके पास मुख्य कार्यपालन अधिकारी, हालांकि हाँ क्लास 2 के बाद एक जो 4300 ग्रेड पे जो अगर क्लास 2 है तो CU है, तो इसको सो ऑब्वियस है। चौथे पाँचवें यानी क्लास 5400 ग्रेड के बाद अगर जो पद खत्म होता है उसके बाद आप किसको भरेंगे, CEO भरेंगे, क्योंकि ग्रेड पे भी ज़्यादा है और काम की डाइवर्सिटी भी अच्छी है। उसके बाद आप अगर चाहें तो नायब तहसीलदार को भर सकते हैं, प्रमोशन चैनल भी इसमें अच्छा है और डिप्टी कलेक्टर बनने की संभावनाएं हैं। उसके बाद आप जो है CDPO को डाल सकते हैं नायब तहसीलदार के बाद। उसके बाद आप अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी और बाकी आगे के पद। तो ये रहे जो है पदों के बारे में संक्षिप्त जानकारी और व्यवहारिक जानकारी और पदों को प्रेफरेंस भरने का तरीका। आपको किस तरीके से अपने पद को भरना है, इस जो है इस पूरे विश्लेषण के बाद से आप, मुझे लगता है कि अच्छी समझ आप रखेंगे और उसके आधार पे आप वरीयता भरना सुनिश्चित करेंगे। और आने वाले साक्षात्कार के लिए आप सभी प्रतियोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी दिशा में ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद।